आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट 6। आज तक हम पहले देख चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा जो है संरक्षित होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कह रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है, तो ओम का नियम जो है निर्वात नली पर, थर्मिस्टर पर, अर्धचालक डायोड ये सभी पर जो है लागू नहीं होते, इसलिए इसका हो जाएगा सभी पर, ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें जो है 3 तरह का होता है, तीनों बता देते हैं, ठीक है। पहला पूछता है कि स्थिर आवेश, दूसरा है समरूप वेग से गतिशील आवेश, और तीसरा होता है त्वरित आवेश, ठीक है। तो स्थिर आवेश जो होता है सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश विद्युतीय प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और त्वरित आवेश विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है समरूप वेग से चलायमान, ये तीनों को याद करना है, ठीक है, कभी कभी पूछते रहता है। तो समरूप वेग से चलायमान है तो वो जो है क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, दोनों। उसके बाद नेक्स्ट करा कि 60 वाट तथा 100 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब हैं, ठीक है, जो किसी स्रोत से जुड़े हैं, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं मतलब शक्ति और प्रतिरोध में कि P बराबर V²/R, यानी कि P जो है समानुपाती है 1/R के, ठीक है, यानी R ज़्यादा तो P कम। तो इसमें क्या करा, R का मान ज़्यादा तो P का मान कम वाला हो जाएगा, यानी 60 वाट का हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट करा कि आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ याद रखना 5 नंबर में, आदर्श एमीटर इसका प्रतिरोध 0 होता है, और एक ठो होता है आदर्श वोल्टामीटर, इसका होता है अनंत, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, दोनों याद रखना, आदर्श एमीटर का 0 और आदर्श वोल्टामीटर का अनंत होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करा कि तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक का काम है धीमा करना। उसके बाद आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान 0 और 1 के बीच हमेशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, तो अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा होता है गामा की वेधन क्षमता, ठीक है। उसका नेक्स्ट आवेशित चालक से बनी असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है गॉस के प्रमेय से इसको निकाला जाता है, ठीक है। उसका मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है, तो वो 1 मिनट होती है। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, तो दायां हाथ नियम भी होता है और बायां हाथ नियम भी होता है। तो बायां है तो बाकी मैंने इस तरीका से होता है ना बायां हाथ, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री होता है, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये धारा होता है, और ये दाएं हाथ और बाएं हाथ के लिए बदलते रहता है। तो बाएं हाथ के लिए ब से बायां हो गया और ब से बल होता है, ठीक है, जबकि दायां हाथ में अंगूठा गति को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट है किसने बताया कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो ये जो है गिलबर्ट ने बताया था। नेक्स्ट करा कि 12 एप्सिलॉन नॉट E²
कि समतुल्य बीमा किसके बराबर है। तो ये जो है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ देखिए हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, ठीक है, और एक होता है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, ठीक है। ये भी ऊर्जा घनत्व, ये भी ऊर्जा घनत्व, इसका हाफ इप्सिलॉन टी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी ए नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा कि 6 गुणांक की इकाई क्या होगी। तो 6 गुणांक की इकाई हर्ज होगी, ठीक है। इसको देख भी सकते हैं, जानते हैं विघटन नियम से कि डी एन बटा डी टी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन, तो यही लेमडा होता है 6 नियतांक, ठीक है। तो इससे ये और ये लगभग कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t यानी कि 1/सेकेंड यानी कि सेकेंड इनवर्स, जिसको क्या कहते हैं, हर्ज कहते हैं, ठीक है, हर्ज हो गया। द्विशिल्ट प्रयोग किसने किया था। तो ये जो किया था किसने, यंग का द्विशिल्ट प्रयोग। उसके बाद बोल्ट्जमान स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है जूल प्रति केल्विन। उसके बाद कहता है किसी कण की स्थिति तथा संवेग का समकालीन मापन संभव नहीं है, ये किसका सिद्धांत है। तो ये जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो ये जो होते हैं 6.25 × 10⁻18, चूँकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या पूछ रहा है, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो 1 में निकालेंगे तो 1/1.6 × 10⁻19, ये होता है 6.25 10⁻18, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इतना जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये हर्ज ने की थी, आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट है एएमयू की ऊर्जा तुल्यांक। तो एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ व्यवहार करता है। तो ये जो है कुचालक की तरफ व्यवहार करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करता है कौन। आपको लग रहा है ट्रांसफार्मर होगा, लाल से लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो है मतलब चौक कुंडली है, चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि पूरे संसार में विद्युत सामर्थ्य कितने फेज में भेजी जाती है। 3 फेज, रेलवे लाइन में होता है ना 3 फेज, घरों में भी घर के पास आता है 3 फेज, ठीक है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता बराबर आवेश बटा विभव, यानी कूलम प्रति वोल्ट होगा। तो इसमें कूलम प्रति वोल्ट तो नहीं है, कूलम प्रति केजी है, कूलम वोल्ट है, तो कूलम प्रति वोल्ट को फैराड कहा जाता है। उसका मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको सीधा देखने की अनुभूति होती है। उसके बाद गुणता कारक का क्या मात्रा। गुणता कारक का दूसरा नाम है शक्ति गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक भी कहते हैं। शक्ति गुणांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है। निम्न में से कौन सी राशियाँ अदिश है। तो आवेश अदिश है और इसमें धारिता भी अदिश है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसे परीक्षा में 2 ऑप्शन नहीं पूछा जाता, लेकिन दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद किलोवाट घंटा किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। इसको किस तरीका से कर सकते हैं
इसको देख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा। किलो जो है उपसर्ग है यानी 10 का पावर 3, वाट तो वैसे ही रह जाएगा, और घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो सेकेंड वाट बन जाएगा। 3600 सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वाट सेकेंड जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेचर किसका भाग है? तो आर्मेचर जो है जनरेटर का भाग होता है, ये जनित्र का। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो ये अंडर रूट में होती है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ये दोनों में देखना कि तो इसमें स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एल है एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, उसका जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से, ग्लास में एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ठीक है, उसके बाद 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C' = n⁻⁴ यानी कि n जो हो गया नंबर, तो 64 का पावर 1/3 इंटू 5, तो 64 का 1/3 हो जाएगा कितना? 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइक्रोफैराड। क्योंकि माइक्रोफैराड में है, इसका सही आंसर ये हो गया। इसका नेक्स्ट करा कि प्रत्यवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कौन हो? तो शक्ति गुणांक कोस फाई होता है। थीटा रहे थीटा, गामा रहे गामा। ठीक है, कोबाल्ट क्या है? तो कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि मोर तथा अन्य पक्षियों के बहुरंगी दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये जो है व्यतिकरण के कारण बहुरंगी दिखाई पड़ता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS तथा शिखर धारा यानी I0 का अनुपात क्या होगा? तो IRMS बराबर होता है I0 बटा √2 इंटू I0, 1/√2 आ गया। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट कहा कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घटता है, और चालक रहता है तो उसका जो है बढ़ता है। नेक्स्ट करा कि यदि समान फोकस दूरी f है तो दो अभिसारी लेंस संपर्क में रखें तो उसकी फोकस, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। ठीक है, तो उसकी क्षमता होती है P = P1 + P2, 1/f = क्या होगा? 1/f1 + 1/f2, और f1 और f2 दोनों f है, तो 1/f + 1/f यानी कि कितना हो जाएगा? f1 + 1 यानी कि 2/f। किसका मान आया है? 1/f का मान आया, क्योंकि हमको, या इसको f' कर देते हैं, तो f' जो होगा वो होगा f/2 के। ठीक है, f/2। नेक्स्ट करा कि इप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? तो इप्सिलॉन नोट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है फैराडे प्रति मीटर। तो यहाँ तो चूँकि -9 है और इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो इप्सिलॉन नोट निकालेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? 1/9 × 36 पाई × 10⁻9, ये होता है इप्सिलॉन नोट का मान, ये हो जाएगा। ठीक है, उसका प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण इतना है, तो इसकी आवृत्ति तो होता है I = I0 sin ω_t। ठीक है, I = I0 sin ω_t, तो ओमेगा के जगह पर यहाँ कितना है? 100 पाई = ओमेगा, और ओमेगा होता है क्या कि 2πn = 100 पाई। 2π से 50 बार में कट जाएगा, यानी n का मान आ गया 50, इसलिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज है।
नेक्स्ट करा कि दिए गए चित्र में मतलब ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य धारिता क्या होगी यदि प्रत्येक 3 माइक्रोफैराड। तो ये जो है क्या इस तरीका का फिगर है। तो इसका पहला छोर एक बिंदु से, इसका दूसरा छोर, और मतलब ये भी सबका जो है एक एक छोर एक बिंदु से और दूसरा छोर दूसरे बिंदु से। तो ये होता क्या चीज़ समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है C1 + C2 + C3। तो इसका 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बांड ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। स्थिर आवेशित कण उत्पन्न करता है। पीछे बताएं 3 प्रकार का, ये वाला सबसे पहले बताएं। तो स्थिर आवेश है तो क्या होगा सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। उसके बाद आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो ये कौन नियंत्रित करता है, तो ये आयरिस या परितारिका नियंत्रित करता है। उसके बाद n अर्धायु के पश्चात रेडियो सक्रिय पदार्थ के अभिघटित रहे परमाणुओं की संख्या, उसका फॉर्मूला होता है n = n0 1/2 n, ठीक है। तो इतना इधर वाला हो जाएगा। 12 की द्विधारी तुल्यता क्या होगी। तो 12 को तोड़ देंगे, 2 छक 12 शेष बच गया 0, 2 तिया 6 शेष बच गया 0, 2 एकम 2 शेष बच गया 1। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या 1 1 0 0 पहला नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करा कि एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है। तो डायोड जो है रेक्टिफायर की तरह प्रयोग होता है, दृष्टकारी की तरह। तो दृष्टकारी क्या करता है AC को DC में परिवर्तन करता है। तो P प्रकार अर्धचालक में अल्प आवेश वाहक। तो P प्रकार अर्धचालक जो होता है उसमें मुख्य आवेश वाहक जो होते हैं होल्स होते हैं, तो अल्प आवेश वाहक जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद आयन मंडल होता है पृथ्वी के ऊपर 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। आयाम सामंजस्य संप्रेषण में कौन सी आवृत्ति संप्रेषित नहीं होती है, ठीक है। तो ये श्रव्य आवृत्ति संप्रेषित नहीं है, ठीक है।